जय हिंद साथियों। मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं स्मार्ट स्टडी परिवार में। साथियों, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय और यह हमारी आज की मध्य प्रदेश के जो सीरीज हम चला रहे हैं सफलता बैच, और उस सफलता बैच की ये हमारी 7वीं क्लास है और आज हमारा ये मध्य प्रदेश का परिचय समाप्त हो जाएगा। अभी तक हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, हमने मध्य प्रदेश का गठन पूरा पढ़ लिया है और आज के इस लेक्चर में हमारे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम हमारी आज की क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप भी कर रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एक मिनट, चलिए साथियों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपी आबकारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पटवारी और सभी व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आप सभी के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज का हमारा जो मोटिवेशनल कोट्स है वो इस प्रकार है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। ठीक है साथियों, तो लोगों की बातों को इग्नोर करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा था मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, और उस मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश के या प्रमुख केंद्र बिंदु। ठीक है, क्योंकि कुछ केंद्र बिंदुओं से हमारा सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा अखंड भारत का केंद्र बिंदु। ठीक है, और इसका सही जवाब है बरसाली बैतूल। ये बैतूल है। ठीक है दोस्तों, क्या है ये? बैतूल है। तो मैं बैतूल लिख देता हूँ यहाँ पर आप लोगों को। ठीक है, बरसाली बैतूल। ठीक, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक, अब अखंड भारत का केंद्र बिंदु से क्या मतलब है? तो अखंड भारत आप सभी ने सुना होगा, जिसमें हमारा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और ये सारा क्षेत्र जिसे हम अखंड भारत के नाम से जानते थे, तो उस अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है वह क्या था? तो याद रखिएगा, बरसाली बैतूल इसका केंद्र बिंदु है। ठीक है, वहीं पर अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु की बात की जाए तो अविभाजित जो भारत है उसका केंद्र बिंदु है ढीमरखेड़ा। ठीक है, कटनी। ठीक, ढीमरखेड़ा, कटनी। और यहाँ पर कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो याद रखिएगा, केचुआ पहाड़ी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अविभाजित मध्य प्रदेश, तो इसका मतलब ये है कि भारत और पाकिस्तान जब एक साथ थे तो उस समय का जो केंद्र बिंदु था वह कौन सा था? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु ये हमारे विदिशा में स्थित है। ठीक है, वहीं पर अगर पृथ्वी का केंद्र बिंदु की बात की जाए तो उज्जैन में स्थित मंगलनाथ मंदिर को पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। वहीं पर अगर हमसे पूछ लिया जाए कि हमारे मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु या मध्य प्रदेश का हृदय जिला, या ऐसे ही हम मध्य प्रदेश के स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं, वह कौन सा है? तो याद रखिएगा, सागर जिला हमारे मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है, मध्य प्रदेश का हृदय जिला है, और मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी हम इसे ही कहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो हमारा टॉपिक है वह है मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित सारे के सारे प्रतीक चिन्ह हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले नंबर पर आता है राजकीय पशु। तो हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो याद रखिएगा, ब्रेडरी प्रजाति का
क्या, बारहसिंगा। तो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। यहीं पर अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम है रूसवर्स दुआऊ सेली। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों से ये पूछा जाता है कि हमारा जो राजकीय पशु है बारहसिंगा वह सर्वाधिक संख्या में कहाँ पर पाया जाता है। तो याद रखिएगा कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है और इसे ही हम किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा इसे हम कान्हा का गहना के नाम से जानते हैं। ठीक है। वहीं पर वर्ष 2017 में कान्हा किसली नेशनल पार्क देश का या भारत का एकमात्र या भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क है जिसने अपना स्वयं का क्या जारी किया। तो याद रखिएगा शुभंकर जारी किया और उसका क्या नाम था। तो याद रखिएगा इस शुभंकर का नाम था भूर सिंह द बारहसिंगा। ठीक है, भूर सिंह द बारहसिंगा। और इसे किसने बनाया था। तो याद रखिएगा इसे वरुण चलिए इसका नाम मैं एक बार कंफर्म करके आप लोगों को अगले लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है। तो अभी तो आप लोग केवल ये याद रखिएगा कि हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पशु क्या है। तो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है। कहाँ पर पाया जाता है। तो कान्हा किसली नेशनल पार्क में पाया जाता है। और भूर सिंह द बारहसिंगा क्या है। तो याद रखिएगा ये कान्हा किसली नेशनल पार्क द्वारा जारी किया गया एक शुभंकर है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और अगला हमारा जो राजकीय प्रतीक है वह है राजकीय पक्षी। ठीक है। और राजकीय पक्षी कौन सा है। तो याद रखिएगा हमारा जो राजकीय पक्षी है वह है दूधराज, या इसे ही हम शाह ए बुलबुल या सुल्ताना बुलबुल के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं तो ये चित्र किसका है। तो याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी दूधराज का है। और अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है पैराडाई फ्लाई कैचर। ठीक। और ये कहाँ पर निवास करता है। तो याद रखिएगा सरदारपुर धार में और सेलाना अभ्यारण्य रतलाम में। ठीक है, सरदारपुर अभ्यारण्य धार में और सेलाना अभ्यारण्य रतलाम में हमारा जो राजकीय पक्षी है दूधराज वह अत्यधिक मात्रा में या मुख्य रूप से उसका निवास स्थान कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा प्रतीक चिन्ह है राजकीय वृक्ष। और हमारा जो राजकीय वृक्ष है वह है बरगद, और इसे ही हम एक और किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा वट वृक्ष के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है साथियों, चलिए। और अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो यह है फाइकस बेंगेलेसिस। ठीक, फाइकस बेंगेलेसिस जो कि बरगद या वट वृक्ष है उसका वैज्ञानिक नाम है। और याद रखिएगा ये जो वट वृक्ष जो हम चित्र में देख रहे हैं ये हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है। और आप लोगों के लिए एक नोट है कि उपरोक्त तीनों राजकीय जो प्रतीक चिन्ह हैं हमारी रजत जयंती। ठीक, रजत जयंती किसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा 25th एनिवर्सरी। ठीक है, यानी कि 1 नवंबर 1980 को इसकी 25वीं सालगिरह पर हम लोगों ने मध्य प्रदेश के ये तीनों राजकीय प्रतीक जिसमें राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष हमने इन तीनों को कब अपनाया। तो याद रखिएगा 1 नवंबर वर्ष 1980 को अपनाया गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा हमने। तो राजकीय पशु, और राजकीय पशु क्या है हमारा। तो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा कहाँ पाया जाता है। कान्हा किसली नेशनल पार्क में। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका। तो रूसवर्स दुआऊ सेली। और इसका शुभंकर क्या है। तो भूर सिंह द बारहसिंगा। ये देखिएगा यह बारहसिंगा है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बारहसिंगा किसकी प्रजाति है तो याद रखिएगा एक हिरण की प्रजाति है। ठीक है, इसके बाद हमने राजकीय पक्षी देखा। तो जो राजकीय पक्षी है वो क्या है, दूधराज या शाह ए बुलबुल, और इसे ही हम क्या कहते हैं, सुल्ताना बुलबुल के नाम से जानते हैं। कहाँ पाया जाता है। तो सरदारपुर अभ्यारण्य धार और सेलाना अभ्यारण्य रतलाम में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो पैराडाई फ्लाईकैचर इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, वहीं पर आगे हम देखते हैं कि राजकीय वृक्ष। तो
हमारा राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बेंगालेसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। और इन तीनों को कब अपनाया हमने? तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1980 को रजत जयंती के अवसर पर। ठीक है, तो 1980 में रजत जयंती कैसे हुई? तो हमने पढ़ा है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है उसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। ठीक है, तो इसके 25 वर्ष बाद यानी कि 1 नवंबर 1980 को इन तीनों को अपनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा राजकीय प्रतीक है राजकीय नदी, तो इसे हम नर्मदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, माँ नर्मदा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और याद रखिएगा 2017 में इसे जीवित नदी का दर्जा दिया गया। ठीक है, यानी कि अगर हम इस नदी को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाते हैं तो यहाँ पर जिस प्रकार किसी जीवित व्यक्ति को हानि पहुंचाने पर जिस प्रकार का सजा का प्रावधान है, उसी प्रकार से हमारी नर्मदा मैया को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने पर सजा का प्रावधान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारी अगला है राजकीय मछली। और याद रखिएगा राजकीय मछली क्या है हमारी? तो महाशीर हमारी राजकीय मछली है, जिसे टोरटोर या टोरप्यूटिटोरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, दो अलग अलग नाम हैं। ठीक, टोरटोर या टोरप्यूटिटोरा। ठीक है, 26 सितंबर 2011 को हमने महासीर को राजकीय मछली के रूप में अपनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो महासीर प्रजाति की मछली है यह विलुप्त होने की कगार पर है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसका संरक्षण दिया जा रहा है। और याद रखिएगा इसे 2012 में IUCN की रेड डाटा लिस्ट यानी कि संकटग्रस्त लिस्ट में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, IUCN का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये IUCN का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये इसका क्या काम है संस्थान का? तो याद रखिएगा यह संस्थान धरती पर से जो भी प्रजातियां विलुप्त होती है उन का संरक्षण के लिए रेड डाटा लिस्ट जारी करती है। और इसकी स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा वर्ष 1948 में ग्लेन स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक है, और ये जो महाशीर मछली है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो मुख्य रूप से यह हमारे नर्मदा नदी में स्पेशली खंडवा और खरगोन वाले हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, और अगर इसके प्रजनन केंद्र की बात की जाए, इसकी संख्या बढ़ाने के लिए इसके प्रजनन केंद्र की, तो बड़वाह खरगोन और करेवा भोपाल में इसके प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा साथियों ये जो दो चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें एक तो पहला जो चित्र है वह हमारी मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशीर का है। वहीं दूसरे चित्र में ये जो दृश्य है याद रखिएगा ये भेड़ाघाट का दृश्य दिखाया गया है। याद रखिएगा वर्ष 2017 में एक चित्र दे दिया गया और पूछा गया कि बताइए यह कौन सी नदी है। ठीक है, और उस नदी में नर्मदा नदी का जो भेड़ाघाट वाले हिस्से जहां संगमरमर की चट्टानों को चीरकर हमारी नर्मदा मैया निकली है वो वाला चित्र देकर पूछ लिया गया था। ठीक है, तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, समझें और फिर उत्तर लगाएं। जल्दबाजी में कोई भी प्रश्न गलत ना करें, क्योंकि हमारा टारगेट है कि जितने भी प्रश्न MPGK से पूछे जाए हम उन्हें पूरे के पूरे उनके अंक प्राप्त करें। क्लियर है साथियों? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा प्रतीक चिन्ह है तो वह है राजकीय खेल। ठीक है, राजकीय खेल हमारे मध्य प्रदेश का क्या है? तो राजकीय खेल है मलखंब, और इसे 9 अप्रैल 2013 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजकीय खेल के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, इसे हम एक प्रकार का मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश में मलखंब एकेडमी की शुरुआत कहाँ की गई, तो इस मलखंब एकेडमी की शुरुआत उज्जैन में वर्ष 2018 में की गई। ठीक है, उज्जैन में एक जगह है जिसे क्षीर सागर स्टेडियम के नाम से जानते हैं, तो वहीं पर इसका कार्यालय बना हुआ है। ठीक है, और राजकीय खेल यानी मलखंब के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो प्रतिभागी होते हैं उन्हें
एक पुरस्कार दिया जाता है और इस पुरस्कार को किस नाम से जानते हैं? तो प्रभाष जोशी पुरस्कार, जिसकी शुरुआत भी कब की गई थी? ठीक है, तो 2013 में इसकी शुरुआत की गई और वर्ष 2020 में इसे राष्ट्रीय पुरस्कारों में शामिल किया गया। तो हमें केवल 2 प्रश्न याद रखने हैं इससे कि हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो मलखंभ है। मलखंभ एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो उज्जैन में है। और अगर पूछ लिया जाए कि मलखंभ के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा, प्रभाष जोशी जिनका संबंध सीहोर जिले की आष्टा तहसील से था, वह एक वरिष्ठ पत्रकार थे। ठीक है, तो अगर उनका संबंध पूछ लिया जाए कि प्रभाष जोशी का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा पत्रकारिता से उनका संबंध है। और देखिए, ये यहाँ पर हमारे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं उनके द्वारा मलखंभ की प्रस्तुति दी जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा राजकीय प्रतीक है राजकीय फल। और हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? आम। ठीक है, आम जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तो मैंगो के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप लोगों ने गर्मियों में हम सभी को जो आम का रस है या आम खाने का बहुत शौक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि हमारे इस आम को हम तो यूँ तो नॉर्मल भाषा में आम के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, ये पूरा एक ही नाम है, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, वहीं पर पूछ लिया जाए कि आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा यह गोविंदगढ़ रीवा में आम अनुसंधान। ठीक है, और हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में किन किन प्रकार की प्रजातियों के आम पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक प्रजाति है जिसे हम सुंदरजा आम के नाम से जानते हैं, और ये किस जिले में पाई जाती है? तो यह रीवा जिले में पाई जाती है। और याद रखिएगा, ये करंट अफेयर का प्रश्न बन सकता है कि 2013 में किसे जीआई टैग दिया गया। ठीक है, जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, यानी कि किसी एक जगह विशेष को, उस क्षेत्र की किसी भी उत्पाद को वहाँ उस क्षेत्र की पहचान बनाने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। क्लियर है? दूसरा, अगली जो प्रजाति है वह है नूरजहां आम, और यह कट्ठीवाड़ा क्षेत्र वर्तमान के अलीराजपुर जिले में पाया जाता है। और वर्ष 2017 में एमपी पुलिस में ही पूछा गया प्रश्न है कि नूरजहां क्या है। ठीक है, तो नूरजहां एक आम की प्रजाति है। ठीक है, वहीं पर एक जापान की प्रजाति है जिसका उत्पादन कहाँ किया जा रहा है? तो हमारे जबलपुर में किया जा रहा है। और उस प्रजाति का नाम क्या है? तो याद रखिएगा टाइयो नो टमेगो। टाइयो नो टमेगो प्रकार की जो प्रजाति है, ठीक है, कौन सी? टाइयो नो टमेगो, जो कि जबलपुर में उगाई जाने वाली किसकी प्रजाति है? तो याद रखिएगा आम की प्रजाति है। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे है हमारी राजकीय फसल। ठीक है, राजकीय फसल, तो इसे तो आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा इसे हम सोयाबीन के नाम से जानते हैं। और सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। और अगर बात की जाए कि सोयाबीन की सर्वाधिक खेती कहाँ की जाती है, तो मालवा क्षेत्र में सोयाबीन की सर्वाधिक खेती की जाती है। और मालवा के भी उज्जैन शहर में सबसे ज़्यादा किसकी खेती की जाती है? तो उज्जैन जिले में सोयाबीन की खेती की जाती है। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सोयाबीन की सबसे पहली जो खेती थी वो कहाँ की गई, तो याद रखिएगा देवास जिले की एक तहसील है जिसे हम हाट पीपलिया के नाम से जानते हैं। और यही हाट पीपलिया में सोयाबीन की सबसे पहले खेती की गई थी। याद रखिएगा इसी हाट पीपलिया से हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी जी का संबंध भी देवास जिले के हाट पीपलिया से ही रहा है। ठीक है, वहीं पर हम देखते हैं कि जो सोयाबीन है उसकी कौन कौन सी प्रजाति है। तो याद रखिएगा अलंकार, प्रतिकार और अहिल्या, यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में बोई जाने वाली सोयाबीन की प्रजातियां हैं। क्लियर है साथियों? चलिए अगला है राजकीय फूल। और राजकीय फूल हमारा कौन सा है? तो ये दिख रहा है आप सभी को, जिसे हम सफ़ेद लिली या लिलियम कैंडिडम के नाम से जानते हैं। और ये जो सफ़ेद लिली है यह हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला
क्या है? तो फूल है। ठीक है, तो राजकीय फसल क्या हो गई? सोयाबीन हो गया। राजकीय फूल क्या हो गया? तो सफ़ेद लिली हो गया। ठीक है, अगर वहीं पर बात की जाए कि हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य, तो याद रखिएगा बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाने वाला राई नृत्य मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। और इस नृत्य को करने के लिए क्या बजाई जाती है? तो मृदंग बजाई जाती है। ठीक है, और इसके प्रमुख जो कलाकार है इसमें है भुवनेश्वरी। ठीक है, ये भुवनेश्वरी, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, और राई नृत्य में जो महिला द्वारा नृत्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो बेढनी कहा जाता है। और चूंकि हमारे राय नृत्य के लिए पद्म पुरस्कार 2022 दिया गया था, तो किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा राम सहाय पांडे जी, जो कि सागर जिले से आते हैं, उन्हें क्या दिया गया है? तो पद्म पुरस्कार राय नृत्य के लिए दिया गया है। ये 100 साल से भी अधिक उम्र के थे जो राय नृत्य करते थे। ठीक है, और अभी अभी इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें ये चूंकि अभी 8 अप्रैल 2025 को, यानी कि अभी कुछ ही दिन पहले इनकी मृत्यु हो गई, और ये अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले तक जो आईसीयू में बेड पर थे हॉस्पिटल में, वहाँ पर भी ये राई नृत्य कर रहे थे। ठीक है, तो राई क्या हो गया? हमारा राजकीय नृत्य हो गया। और किस क्षेत्र से बिलोंग करता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से बिलोंग करता है। और इसमें मुख्य रूप से याद रखिएगा राम सहाय पांडे। ठीक है, क्योंकि इनका निधन हो गया है तो आने वाली परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य। ठीक है, और राजकीय नाट्य क्या है? माच है। और ये माच हमारे मालवा क्षेत्र में किया जाता है, और इसकी उत्पत्ति हमारे मालवा क्षेत्र के उज्जैन शहर से मानी जाती है। ठीक है, वहीं अगर इसके प्रणेता की बात की जाए कि इसकी शुरुआत किसने की, तो बाल मुकुंद जी द्वारा जो माच है इसको शुरुआत किया गया। ठीक है, और इसके प्रमुख कलाकारों में याद रखिएगा सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा, ये जो माच है उसके प्रमुख कलाकार है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार का ये नाटक का मंचन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय गान। ठीक है, तो आप सभी ने सुना होगा, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक है, और इसे वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, इसके लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा महेश श्रीवास्तव इसके लेखक हैं। और इसे संगीतबद्ध किसने किया? तो शांतनु मुखर्जी उर्फ शान ने इसे संगीतबद्ध किया। एक बार आप यूट्यूब पर जाकर मेरा मध्य प्रदेश के नाम से इसे सर्च कीजिएगा और सुनिएगा, बहुत शानदार हमारा मध्य प्रदेश गान है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, और याद रखिएगा शांतनु मुखर्जी का संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से है। ठीक है, वहीं पर महेश श्रीवास्तव की पुस्तक का क्या नाम है? तो प्रणाम मध्य प्रदेश, महेश श्रीवास्तव द्वारा लिखित किताब है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा राजकीय प्रतीक है, राजकीय चिन्ह। और आप सभी ने ये वाला चिन्ह तो देखा होगा। ठीक है, चलिए तो इसको एक एक करके डिकोड कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें पहले क्या लिखा है कि बाहर 24 स्तूप आकृतियां हैं। ठीक है, तो देखिए ये दिख रही है आप लोगों को, ये स्तूप जैसे बने हुए हैं, तो इनकी संख्या कितनी है? 24 है। ठीक है, अब इसके अंदर देखोगे तो देखिए ये एक सर्कल जैसा बना हुआ है, तो इसके अंदर एक वृत्त है जो किसका प्रतीक है? तो तरक्की और विकास का प्रतीक माना गया है वृत्त को। ठीक है, और इसी वृत्त के अंदर क्या लिखा है? तो देखिए ये यहाँ पर लिखा है मध्य प्रदेश शासन, और यहाँ नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ठीक है, वहीं पर इसके बाद हम देखेंगे तो ये यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश की दो प्रमुख फसलें, जिसे गेहूं और धान, तो उनकी बालियाँ यहाँ पर स्थित है। और इसके बाद हम देखेंगे तो ये देखिए यहाँ अंदर एक और सर्कल बना हुआ है, और इस सर्कल के अंदर क्या स्थित है? तो हमारे राज्य का वृक्ष, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा,
क्या था हमारा राजकीय वृक्ष? तो बरगद। तो उस सर्कल के अंदर बरगद और अशोक स्तंभ की सिंह आकृति का चिन्ह यहां पर दर्शाया गया। ठीक है, तो क्या क्या है देखिए, 24 स्तूप आकृतियां हैं, उसके अंदर एक वृत्त है जो तरक्की और विकास का सूचक है, फिर उसके अंदर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, इसके अंदर एक और वृत्त है जिसमें हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद और अशोक स्तंभ की सिंह आकृति स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। और अगर हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु की बात की जाए तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और एक प्रश्न पूछा गया है कि मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने कहा? तो याद रखिएगा, चीनी यात्री फाहियान ने इसे मध्य प्रदेश की या मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पर वर्षा की बात की जाए तो हमारे यहाँ की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो एकमात्र हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, वहाँ पर 199 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको कर लीजिएगा सी सेंटीमीटर। और वहीं न्यूनतम की बात की जाए तो भिंड जिले के गोहद में 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, वहीं पर अगर जिले की बात की जाए तो बालाघाट जिले में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से मैं बता देता हूं आप लोगों को कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमने हमारे मध्य प्रदेश के जो हमारे केंद्रीय बिंदु थे वो प्रमुख केंद्र बिंदुओं के बारे में देख लिया। इसके बाद में हमारे राजकीय प्रतीक देखे, जिसमें हमने राजकीय पशु क्या देखा? बारहसिंगा देखा। इसके बाद राजकीय पक्षी दूधराज देखा। ठीक है, राजकीय वृक्ष बरगद देखा। ठीक, आगे राजकीय नदी नर्मदा को देखा। राजकीय मछली क्या है? हमारी महाशीर। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि हमारा यहाँ का राजकीय खेल क्या है? तो मलखम हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। राजकीय फल की बात की जाए तो हमारे यहाँ पर आम हमारा राजकीय फल है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि हमारे मध्य प्रदेश की जो प्रमुख खेती है, जो प्रमुख फसल है वो कौन सी है? तो हमने देखा कि सोयाबीन हमारी प्रमुख फसल है। ठीक है, राजकीय फूल की बात की जाए तो सफ़ेद लिली राजकीय फूल देखा हमने। राजकीय नृत्य राई, जो कि कहाँ किया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है, और उसके प्रमुख कलाकार राम सहाय पांडे। ठीक है, राजकीय नाट्य की बात की जाए तो माच राजकीय नाट्य है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? उज्जैन से मानी जाती है। राजकीय गान क्या है? तो सुख का दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है, और महेश श्रीवास्तव इसके लेखक है, और शांतनु मुखर्जी उर्फ शान ने इसे इसके गीतकार हैं। ठीक, आगे हमने राजकीय चिन्ह देखा, जिसमें देखा 24 स्तूप आकृतियां है, इसके अंदर एक वृत्त है। फिर हमने देखा कि इस वृत्त के अंदर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसी में हमने गेहूं और धान की बालियां देखी। फिर इसके अंदर एक और वृत्त देखा, जिसमें हमने राजकीय वृक्ष बरगद को देखा और अशोक स्तंभ की सिंह आकृति को देखा। फिर हमने मध्य प्रदेश की जलवायु देखी मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु पाई जाती है। वहीं पर औसत वर्षा की बात की जाए तो 112 सेंटीमीटर, सर्वाधिक 199 सेंटीमीटर पंचमढ़ी में, और न्यूनतम 55 सेंटीमीटर हमारे गोहद भिंड में वर्षा होती है। ठीक है साथियों, तो ये रहा आज की हमारी पूरी क्लास का ओवरव्यू। आशा करता हूँ आप लोगों को यह क्लास पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आप लोग शेयर करें और अपने स्टेटस पर लगाएं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की सफलता बैच की जो ये सीरीज है, इसे हम पूरा फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय श्री महाकाल।